फैराडेज लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज लॉ की जब बात करते हैं तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रो। हेलो सर। हाँ सर बोलो बोलो बोलो। जूम पे काट देना, हैं? जूम बंद कर देना क्योंकि आपका आवाज मैं ये कर डबल आ रहा है। हाँ तो जूम हटा दो। ओके सर। डायरेक्ट लाइव पे आ जाओ। डन। वी विल स्टार्ट टुडे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हमें इस बात पे ध्यान देना है कि हमारे पास जो डिवाइस है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यू नो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए अगर बात करते हैं तो दैट इज योर मनोज एंड यू ऑल अभिषेक। अभिषेक आगे लाइव। अनुज लाइव आके देख सकते हो। And for any doubts you can have any comments. अनुज लाइव आके देखो यूट्यूब पे। चलो इलेक्ट्रोलाइसिस की हम बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस की जब बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, आपके पास एक डिवाइस है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये जो डिवाइस है इस सेल का नाम होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उस सेल का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा नीड इन 2 इलेक्ट्रोड्स। हमें इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स की नीड होती है। इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे। वन विल बी नेम्ड एज एनोड एंड अदर विल बी नेम्ड एज कैथोड। एक का नाम इसमें होगा एनोड, दूसरे का नाम होगा कैथोड। एंड दिस इज द एनोड एंड दिस वन इज द कैथोड। This one is the anode and this is the cathode. And later on अगर हम बात करते हैं तो एनोड में इसमें क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैथोड इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होता है। और जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात अगर करते हैं तो बेसिकली सोर्स हम यहाँ पे लेंगे। You need a source like ड्राई सेल आप ले लो। सोर्स का एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। इसका सोर्स किसका होना चाहिए, डीसी सोर्स होना चाहिए। डीसी सोर्स, सोर्स में क्या होना चाहिए, डीसी सोर्स होना चाहिए। और आप कम ऑन द लाइव आकर के देख सकते हो। फॉर एनी कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हो। फॉर एनी डाउट और जो भी क्वेश्चन आपको पूछना आप आराम से पूछ सकते हो, सो दैट यू कैन बी एट बोथ द प्लेस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली एनोड हमारा पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं तो ये इसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है दैट इज नोन एज कैथोड, वो कैथोड होता है। और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल होता है दैट विल बी नेम्ड एज एनोड। अब हम क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना होता है तो हम इसको क्या करते हैं, वाट से इसको जोड़ देंगे। और इस वाले टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से इस वाले मेटल में जोड़ दिया। 2 मेटल के इलेक्ट्रोड हो गए। टर्मिनल से मैंने जोड़ा, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे जिस पूरे पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जिसको आप पॉजिटिव से जोड़ोगे उस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लाइक दिस यू नो विल गेट पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज बोथ। पॉजिटिव से जिसको जोड़ेंगे वो पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिव से जिसको जोड़ेंगे वो नेगेटिव होगा। पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल को एनोड के नाम से जाना जाएगा। यहाँ से ये डिवाइस डिवाइडेड है। ऊपर आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, नीचे आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हम अगर इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं तो हमें जो सोर्स की नीड होती है वो डीसी करंट की नीड होती है। डीसी करंट में पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। पॉजिटिव टर्मिनल में यहाँ पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आता है, तो सोर्स की वजह से। सोर्स क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव है, ये सोर्स पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इधर का सोर्स आपका नेगेटिव टर्मिनल है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो टर्मिनल है जो अपोजिटली चार्ज है। अब हमें नीड है जिस मटेरियल के इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है उस मटेरियल को हम इसके अंदर फिल कर लेंगे। लेट वी हैव मोल्टेन NaCl। मान लो हमने इसमें ले लिया मोल्टेन NaCl।
मोल्टेन NaCl। NaCl हमने कैसा ले लिया बेटा, मोल्टेन NaCl। हेलो हेलो, हाँ लाइव भी यहाँ पे देखो ना, यूट्यूब पे लाइव देख सकते हो। हमने यहाँ पे देख लिया कि बेसिकली हमारा नेगेटिव टर्मिनल कैथोड होगा, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड होगा। तो जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो इसमें दो आयन NaCl में जब इसमें वोल्टेज डालेंगे तो NaCl must have two ion, one is known as sodium positive ion, then is chloride ion। NaCl की बात करते हैं तो NaCl will be ionized होकर के क्या देगा, Na प्लस आयन देगा और प्लस Cl माइनस देगा हाई टेम्परेचर में। और हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, पॉजिटिवली चार्ज आयन की बात करते हैं, मान लीजिए Na प्लस है, Na प्लस, दिस वन इज द Cl माइनस। तो ऑब्वियसली जो पॉजिटिव है दैट विल माइग्रेट टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और इसका जो नेगेटिव आयन है दैट विल माइग्रेट टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेगा, नेगेटिव आयन पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट करेगा। We know that कि अपोजिट चार्ज पुल ईच अदर, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से अपोजिटली चार्ज आयन, पॉजिटिव आयन हमेशा एनोड कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा, और नेगेटिव जो आयन हमारे पास वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, जिसको हम एनोड बोल रहे हैं। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ माइग्रेट करेगा, पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ माइग्रेट करेगा। और आफ्टर दैट वी कैन राइट सेल रिएक्शन। अगर हम सेल रिएक्शन की बात करते हैं, इसमें किस तरीके का सेल रिएक्शन होगा, तो सेल रिएक्शन की अगर आप बात कर सकते हो, तो हम अगर एनोड की बात करते हैं, इसमें क्या बात करते हैं बेटा, एनोड। एनोड हमें मालूम है कि एनोड आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल। एनोड कैसा, पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल। तो पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल में कौन आने वाला है, Cl माइनस आएगा। तो अगर हम यहाँ पे 2Cl माइनस आयन ले लेते हैं, तो 2Cl माइनस, Cl माइनस क्योंकि पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा, फाइनली 2Cl माइनस इज इक्वल टू Cl2 प्लस लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन होगा। लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दिस मस्ट बी द केस ऑफ ऑक्सीडेशन। ये केस किसका होगा, ऑक्सीडेशन का होगा। ये केस किसका होगा, ऑक्सीडेशन का होगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं बेटा कैथोड की बात करते हैं, तो एनोड, यहाँ बार-बार लोग बोलते हैं कि एनोड और कैथोड का जो नॉमिनेशन, एनोड और कैथोड का जो नॉमिनेशन है, ये इस चीज पे नहीं डिपेंड करता कि उसका चार्ज कितना है, कि व्हाट काइंड ऑफ फेनोमेना है। एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। एनोड की अगर हम बात करते हैं, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होना चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं टर्मिनल पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन इसको एनोड बोला गया। और वहीं जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था तो जो उसका नेगेटिव टर्मिनल होता है वो एनोड होता है। तो जैसे हमें क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल पे है वहाँ हम देख सकते हैं जो नेगेटिव आयन उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन जो लॉस होगा वो एनोड के टर्मिनल पे हो रहा है, तो एनोड को हम बोल सकते हैं कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड होगा। एंड द कैथोड की अगर हम बात करते हैं, तो कैथोड का यहाँ पे टर्मिनल नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज क्यों है, बिकॉज ऑफ सोर्स, क्योंकि सोर्स जो हमारा डीसी करंट का उसका जो नेगेटिव टर्मिनल से जिसको कनेक्ट करेंगे नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव से जिसको कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव चार्ज होगा। नाउ हियर वी कैन राइट दैट कैथोड का टर्मिनल क्योंकि हमारे पास कैसा बेटा, नेगेटिव चार्ज है, और तो ये पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ पुल करेगा, Na+ आयन जाके सुसाइड करेगा, इससे बोलेगा ऊपर वाले के नाम पे दे दे बाबा, इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो। यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ से क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर के इलेक्ट्रॉन की सरफेस पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो Na+ है कैथोड के टर्मिनल पे, मान लो हमारे पास नेगेटिव चार्ज Na+ आयन है। बाय टेकिंग द इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या बना लेगा, Na बना लेगा, सोडियम बना लिया। दिस इज द वे वी कैन सी दैट अगर प्योर यानी मोल्टेन NaCl है,
तो मोल्टेन अगर NaCl है तो हम लोग देख सकते हैं कि मोल्टेन NaCl में वेरी गुड, the Kaushal Kumar is there, good, very good. Hello, how are you? And I hope you will fine. Manoj is there. Thank you, and be there, be there. So now we can see that एनोड पे आपका क्लोराइड आयन से क्लोरीन बन रहा है और कैथोड पे आपका Na+ से Na बन रहा है। और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मोशन प्योर मोल्टेन NaCl है, कोई भी दूसरा सॉल्वेंट का मीडियम नहीं है, किसी सॉल्वेंट का इंटरेक्शन पे ध्यान नहीं देना। आपके पास एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड हम यूज कर सकते हैं स्टील के रॉड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड बेसिकली मैंने आपको बोला रॉड काइंड दिया स्टील रॉड, स्टील इज केमिकली इनर्ट, स्टील के रॉड का इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हो। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम में व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हाट वी नीड। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की अगर हम बात करते हैं वी नीड एनोड, वी नीड कैथोड, तो हमें इलेक्ट्रोड्स की नीड होगी। एक हमारे पास कंटेनर होना चाहिए, उस कंटेनर में हम इलेक्ट्रोड को पुट कर देंगे, फिर हम यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे जिसके इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है। वो आपका पानी, प्योर वाटर में इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा, वी नो दैट डीआयोनाइज्ड अगर वाटर है तो उसमें आयंस नहीं होते। यानी अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हमारे पास हमेशा ऐसा मटेरियल होता है जो कंडक्टिंग होना चाहिए, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, साल्ट हो सकता है। हमने एक साल्ट लिया, साल्ट भी कैसा लिया, मोल्टेन लिया, तो मोल्टेन साल्ट लेने से क्या फायदा होगा कि आपको अपोजिटली चार्ज आयंस मिल जाएंगे और आप उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करा सकते हो। तो व्हाइल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑन द एनोड आप देख सकते हो कि हम क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही, ऑन द कैथोड सोडियम प्लस आयन इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ सोडियम। फैराडेज लॉ में फैराडे ने क्या बोला, फैराडे डिड द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फैराडे ने इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की कि हम अगर इलेक्ट्रोलाइसिस जब कराएंगे तो इसमें कितना अमाउंट ऑफ करंट इसमें पास हो रहा है, अमाउंट ऑफ करंट मान लो आपने Q इसमें पास आउट, Q चार्ज आपने इसमें पास आउट कराया, कितनी क्वांटिटी में सोडियम का मेटल यहां से लिबरेट हुआ, अमाउंट ऑफ मेटल कितना लिबरेट हुआ या क्लोरीन गैस कितनी लिबरेट हुई, इसकी जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उसको किसने किया, फैराडेज। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट कि एनोड की सरफेस पे कितनी क्लोरीन गैस इवॉल्व हुई या कैथोड की सरफेस पे सोडियम का मेटल आयन कितना डिपॉजिट हुआ। तो लेट अस डिस्कस कि एनोड और कैथोड के टर्मिनल पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम लोग करेंगे आपके पास। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ में हमें ध्यान देना है कि आपने कितना अमाउंट ऑफ करंट पास आउट कराया, कितनी इलेक्ट्रोलाइसिस जब हुआ, अमाउंट ऑफ मेटल कितना डिपॉजिट हुआ, इसकी एनालिसिस हम करेंगे किससे, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ की बात अगर करते हैं तो बहुत ही सिंपल है। फैराडेज लॉ में अगर बात करेंगे तो फैराडेज की हम जो सबसे पहले बात करेंगे दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फैराडेज फर्स्ट लॉ की बात करेंगे तो हमें क्या ध्यान देना है कि मान लो कि आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वी टू इलेक्ट्रोड्स, हमने पीछे बात किया इलेक्ट्रोड होने चाहिए, डीसी करंट का सोर्स होना चाहिए हमेशा, पॉजिटिव टर्मिनल है तो नेगेटिव टर्मिनल है, तो सोर्स हमेशा कैसा होना चाहिए, डीसी होना चाहिए, एसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसी टर्मिनल में एक नेगेटिव होता है दूसरा न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास अपोजिटली चार्ज आयन है, इसके लिए डीसी होना जरूरी है, बैटरी का सोर्स होना चाहिए। ये इलेक्ट्रोड हो गया, वी नीड इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोड है और हमारे पास सोर्स है करंट का, जो बेसिकली कैसा सोर्स है बेटा, डीसी करंट का सोर्स है। वी विल डू द इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए हम आई एम्पीयर की करंट को टी टाइम के लिए पास आउट कर सकते हैं। आई एम्पीयर की करंट को टी टाइम पास करोगे तो दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज Q इक्वल टू I into T हो जाएगा। Q अमाउंट ऑफ करंट को पास आउट कराइए, तो यहाँ पे ये देखना है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ मेटल गॉट डिपॉजिटेड, अमाउंट ऑफ रिएक्शन कितना हुआ किसी भी इलेक्ट्रोड की सरफेस पे, इलेक्ट्रोड की सरफेस पे जो रिएक्शन हो रहा है तो हम उसको क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ रिएक्शन, अमाउंट ऑफ रिएक्शन, अमाउंट ऑफ रिएक्शन occurs, amount of reaction occurs at the surface of electrode, at the surface of any electrode, any electrode। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं एनोड पे ऑक्सीडेशन का केस होता होगा, कैथोड पे किसका केस होता है बेटा, रिडक्शन, दैट कैन बी टेकन एज W, उसको मानते हैं मान लो W या W ग्राम, while the oxidation reduction मान लो कि W ग्राम एलिमेंट का ऑक्सीडाइज हुआ या रिड्यूस हुआ। तो फैराडेज का क्या कहना था
कि एज मच अमाउंट ऑफ करंट यू विल पास, जितने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम करंट को पास आउट कराएंगे उतनी ज्यादा क्वांटिटी में रिएक्शन होगा, उतनी ज्यादा मात्रा में मेटल का डिपोजिशन कराया जा सकता है, उतनी ज्यादा मात्रा में नॉन मेटल अगर है तो क्लोरीन गैस लिबरेट हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ करंट आपने कितना पास आउट किया। तो यहाँ भी यही बोलना था उनका कि W जो होगा, W अगर हम W की बात करते हैं तो बेसिकली इसके बेस पे लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ रिएक्शन अगर एट एन इलेक्ट्रोड, मान लो W है तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, Q हो जाएगा। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होगा। W इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी का के कांस्टेंट लाते हैं दैट इज नोन एज Z डॉट Q हो जाएगा, Z डॉट Q, जहां W का अमाउंट ऑफ रिएक्शन अगर एट एन इलेक्ट्रोड, Q क्या है टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना पास आउट कराए हम लोगों ने। और इसमें बेटा जो Z है तो Z को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के नाम से जानते हैं हम लोग, इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। जेड की अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द जेड, तो ये क्या होगा, एक तो आप यहां से डिफाइन कर सकते हो व्हाट इज जेड। तो जेड की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो W और Z इक्विवेलेंट हो सकता है इफ Q इज इक्वल टू हाउ मच 1 फैराडे। Q को अगर हम मान लें 1 फैराडे तो Z को डिफाइन करने का क्या तरीका हो सकता है, Z को हम यहां पे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, इफ, अब ये बोल सकते हैं if Q is equal to how much 1 फैराडे, अगर हम इसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज फ्लो कराते हैं, कितना चार्ज फ्लो कराते हैं बेटा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का, then W must be equal to Z, W को Z के बराबर लिखा जा सकता है। The amount of metal deposited or liberated at any electrode when 1 mole charge of 1 mole of electron pass through the electrolytic cell, या 1 फैराडे करंट को अगर हम पास आउट कराते हैं इसके अंदर, तो जितनी मात्रा में मेटल डिपॉजिट होगी या लिबरेट होगी दैट विल बी नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस का डेफिनेशन हुआ, लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ मेटल एलिमेंट लिख सकते हैं डिपॉजिटेड और liberated at any electrode is equal to हो सकता है equal to Z, if 1 फैराडे current, the 1 फैराडे charge, if 1 फैराडे charge is passed through the electrolytic cell, 1 फैराडे चार्ज अगर करंट को पास आउट कराते हैं तो जो भी अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा that will be named as, हम उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के नाम से जान सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के नाम से जान सकते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं इसमें, बेसिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास W इज इक्वल टू हमने क्या लिखा बेटा Z डॉट Q, क्या लिखा W इज इक्वल टू Z डॉट Q। तो W इज इक्वल टू Z डॉट Q की अगर हम बात करते हैं, हमें मालूम है यहाँ पे बेसिकली Q, we know that Q is equal to amount of current आपने कितना पास किया, कितने टाइम के लिए पास किया, I into T, और टाइम मस्ट बी इन सेकंड, टाइम आपका सेकंड में होना चाहिए, I मस्ट बी इन एम्पियर, I आपका किस में होना चाहिए, एम्पियर में होना चाहिए। और जब हम Z की अगर बात करते हैं तो Z जो होगा वो है Z is what, equivalent weight of element, equivalent weight divided by Faraday, equivalent weight divided by Faraday के बराबर होगा।
तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं डब्ल्यू जेड की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा ई बाई एफ इंटू क्यू और क्यू को एक्सपेंड करके लिखेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू ई इंटू आई इंटू टी ई इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई हो जाएगा फैराडे ई इंटू आई इंटू टी डिवाइड बाई फैराडे कांस्टेंट। अब हम आगे थोड़ा सा चलेंगे इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज अ डाउट कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाए। इक्विवेलेंट वेट की अगर बात करते हैं तो एटॉमिक मास बाय बैलेंसिंग फैक्टर मैं लिख सकते हो इक्विवेलेंट वेट जो होगा कैपिटल ई की जब बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट मस्ट बी इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय बैलेंसिंग फैक्टर और एन फैक्टर। एटॉमिक मास डिवाइड बाय एन फैक्टर के बराबर होगा। तो इसका अगर हम बात करें एटॉमिक मास कैन बी टेकन एज ए ये हो जाएगा W इज इक्वल टू m I into T by n Faraday MIT by n Faraday MIT by n Faraday लिखा जा सकता है MIT by n Faraday लिखा जा सकता है। बहुत ही आसान है। फैराडे फर्स्ट क्लास से आप किसी भी न्यूमेरिकल को लगा सकते हो। W इसमें अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड और अमाउंट ऑफ रिएक्शन होगा। M इसमें एटॉमिक मास होगा। I the current in ampere and T the time in second, N is the n factor or balancing factor। और फैराडे कांस्टेंट की अगर वैल्यू की बात करते हैं तो we know that 1 फैराडे जो होगा that is how much equal to 96,500 कूलम के बराबर होगा। N आपका बैलेंसिंग फैक्टर, I the current in ampere। तो एक प्रॉब्लम इस पे हम लगाते हैं, बहुत ही आसानी से आप उसको लगा सकते हैं। फैराडे फर्स्ट लॉ का अगर स्टेटमेंट देखते तो क्या आएगा, अमाउंट ऑफ रिएक्शन अकर एट एनी इलेक्ट्रोड is directly proportional to amount of charge passed in the electrolytic cell। आप इसमें देख सकते हो। अगर हम बात करते हैं तो डिफिनीशन लिख सकते हैं बहुत आसानी से। अमाउंट ऑफ रिएक्शन एट एनी इलेक्ट्रोड, अमाउंट ऑफ रिएक्शन एट द सरफेस ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली proportional to the amount of charge passed in electrolytic cell, directly proportional to the amount of charge passed in the इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने कितना चार्ज पास आउट किया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा जा सकता है और हमने इस स्टेटमेंट लिखा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फैराडे सेकंड लॉ की बात करते हैं। फैराडे सेकंड लॉ में के लिए हमें जो सपोर्ट लेना है फर्स्ट लॉ से इसका डेरिवेशन हो जाएगा। फैराडे सेकंड लॉ की अगर बात करते हैं तो डेरिवेशन के फैराडे फर्स्ट लॉ बस इसमें क्या करना है, अमाउंट ऑफ चार्ज को क्या करना है, कांस्टेंट कर देना है। अमाउंट ऑफ चार्ज को फिक्स कर देंगे तो हमारा आ जाएगा फैराडे सेकंड लॉ को चेक कर लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बहुत ही आसान है, बहुत इसकी आप उसको पकड़ सकते हैं। फैराडेज सेकंड लॉ, तो लेट्स डिस्कस फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं जिसमें हम अब बात करने जा रहे हैं दैट इज नोन एज सेकंड लॉ ऑफ फैराडे।
फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग क्या होगा कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है 1 2 एंड 3, आपके पास 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तीनों में आपको क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रोड्स लगा देने। What is the positive, negative, positive, negative, positive, negative ऐसे लगा दो। लेटर ऑन इसके पॉजिटिव से इसके नेगेटिव को कनेक्ट कर देना, इसके नेगेटिव से इसके पॉजिटिव को। और द सोर्स विल बी कॉमन, सोर्स सबके लिए कॉमन है, सोर्स कॉमन रख दिया। सोर्स मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया, मान लो कितने भी वोल्ट का, 10 वोल्ट 20 वोल्ट या 12 वोल्ट की, फिर 12 वोल्ट का कैसे, तो यहाँ पे सोर्स इज कॉमन फॉर ऑल। ये मेरा फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, सी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, आर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। फर्स्ट केस में मान लो आपने डाल दिया इसमें कॉपर इन कॉपर सल्फेट, सेकंड केस में आपने मान लो ले लिया बेटा सिल्वर इन सिल्वर नाइट्रेट, and third case suppose you took silver and silver nitrate was, and another is zinc in zinc sulfate, zinc in zinc sulfate का सॉल्यूशन है। now let's start। हमें जो बेसिकली फर्स्ट लॉ में जो फार्मूला मालूम है, फर्स्ट लॉ में जो फार्मूला होता है दैट टेल्स, फर्स्ट लॉ का फार्मूला क्या है बेटा, W is equal to Z dot Q, ये फर्स्ट लॉ from the first law, first law फैराडे हमने बात किया था, W Z और Q के बराबर होता है। ऐसे में अगर हम लोग क्या करें बेटा, यहाँ Q को सेम कर दिया, सेम सोर्स से तीनों कनेक्टेड है। इफ Q को क्या किया जा रहा है, Q को क्या किया हम लोगों ने, सेम कर दिया, सेम बोले तो कांस्टेंट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए। जेड की जब बात करते हैं तो हमें मालूम है जेड किस पे डिपेंडेंट है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे, तो क्यों हो गया, F is already constant, F is already, that is known as Faraday constant, Faraday constant। तो ऐसे में आपको क्या करना है, E को आप लेफ्ट हैंड साइड में रीअरेंज कर दो, या वी कैन राइट W by E का जो रेशियो होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, किसी भी एलिमेंट के लिए, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट का जो रेशियो होता है दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, क्योंकि Q by F कांस्टेंट है, ये पैरामीटर हमारा कांस्टेंट है, ये नहीं बदलेगा। ऐसे में राइट हैंड साइड अगर कांस्टेंट है तो लेफ्ट हैंड साइड W by E का भी रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इज द मेन स्टेटमेंट। When same amount of current passed in all this electrolytic cell, then amount of reaction अगर at any electrode is directly proportional to equivalent weight, वो equivalent weight के directly proportional लिखा जा सकता है। तीनों electrolytic cell में अगर हम same quantity of charge को pass out कराते हैं, this is the cell number A, cell B and C, तीनों में source common है, तो obviously same amount of current is passed in all this electrolytic cell। ऐसे में amount of reaction अगर at any electrode in any cell is directly proportional to their equivalent weight, वो उसके equivalent weight के directly proportional होगा। ये इसका स्टेटमेंट होगा, क्योंकि Q by F का रेशियो कांस्टेंट होगा तो W by E का भी रेशियो कांस्टेंट होगा। तो फाइनली हम लिख सकते हैं from that you can write कि मान लो जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में अगर मान लो फर्स्ट सेल में यहाँ पे इसके केस में मान लो कि इसका जो वेट है वो W1 ले लो, इसका जो इक्विवेलेंट वेट आ रहा है उसको मान लो कितना बेटा, E1 मान लो। बस अंदर केस सेकंड केस में मान लो हमें क्या ले लिया यहाँ पे W2, इसका वेट आप मेंटेन ले लिया और इक्विवेलेंट वेट को कितना हमारा E2। इन दिस केस यू कैन टेक W3 और इक्विवेलेंट वेट कैन बी टेकन एज E3। तो अगर हमें यहाँ बेसिकली क्या मिला, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E आ गया, व्हाई दिस इज राइट। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E है तो W1 by E1 का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सिमिलरली अगर आप W2 करते हो, यहाँ पे मान लो E2 है, तो फिर रेशियो क्या आएगा बेटा, कांस्टेंट ही आएगा। फ्रॉम दिस टू इक्वेशन वी कैन राइट, देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, W1 by E1 must be equal to W2 by E2 हो जाएगा। W1 by E1 equal to W2 by E2 हो जाएगा।
Not enough. Yes. W1 by E1 is equal to W2 by E2 हो जाएगा। तो इस while solving the this numerical what we have to do, हमें क्या ध्यान देना है इस पे कि same amount of current is pass in all the electrolytic cell, सारे electrolytic cell में same amount of current pass होना चाहिए, so that फाइनली आपका W1 by E1 से W2 by E2 को इक्वेट करने से आपका केस आ सकते हैं। नोट करिए यहाँ तक सब लोग। मोबाइल चार्जिंग करना पड़ेगा। 5 मिनट। इसका न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, बहुत ही आसानी से न्यूमेरिकल बन जाएगा। न्यूमेरिकल चेक करते हैं इसका। लेट्स गो विद द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल एनालिसिस की जब बात करते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम लगाते हैं, बहुत ही सिंपल है। आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये मान लो कॉपर है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है प्लस माइनस, दिस इज द कॉपर इलेक्ट्रोड एंड दिस इज सराउंडिंग सॉल्यूशन इज व्हाट, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है बेटा, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। और आई हम आपको यहाँ पे देते हैं, आई मान लो आपके पास कितना है, 15 एम्पियर की करंट है, 15 एम्पियर की करंट है। टाइम इज इक्वल टू हाउ मच, हाफ एन आवर। हाफ एन आवर की बात करते हैं तो 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को हमें क्या करना है, सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। तो 30 इंटू 60 इज गोइंग टू बी हाउ मच, 1800 सेकेंड्स। 1800 सेकेंड आ जाएगा। आपको निकालना है कि कैलकुलेट क्या करना है, तो कैलकुलेट द वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, कितना कॉपर डिपॉजिट होगा आफ्टर 30 मिनट्स। तो वी कैन राइट फ्रॉम फर्स्ट लॉ फैराडे की बात से देख सकते हैं। तो W इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, M इंटू वाई इंटू टी डिवाइडेड बाई N फैराडे हो जाएगा। निकालना क्या है, हमें W निकालना है। तो M की बात करें, कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज हाउ मच, 63.5। तो 63.5 आपका आ जाएगा। I की बात करते हैं तो I आपको मिल जाएगा 15 एम्पियर। देन टाइम की बात करते हो तो टाइम इज हाउ मच, 1800 डिवाइडेड बाई N। सी द चार्ज। कॉपर सल्फेट की बात करते हैं तो कॉपर पे +2 होगा, सल्फेट पे -2 होगा। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि +2 है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 इंटू फैराडे कांस्टेंट इज हाउ मच, 96,500 कूलम। 0 0 इज गोइंग टू बी कैंसिल आउट एंड 2 से डिवाइड कर सकते हैं बेटा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये हम देख सकते हैं 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9 और दिस इज गोइंग टू बी नियरली अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 63.5 इंटू 15
divided by 32, and this is how much? 3. You can solve it and you will get your answer. Chalo, best of luck. Have a nice day ahead. And all of you continue study. Class 12th के लिए board exam है, so that though it's a tough situation for everyone, but we have to be continuous study during even this pandemic situation. You have to be ready, you have to be more energetic and study so that you will get good result in your 10+2 as well as board exam. Best of luck to you all. Next section पे फिर हम लोग इस पे और सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, and be regular. We will start live as well as both on the Zoom. And have a nice day. Bye everyone. And subscribe the channel and share to everyone so that they can study freely. Bye. Any doubt to anyone? कोई भी अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है. मनोज कोई डाउट नहीं है? Bye. Thank you Manoj. Thank you.